चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, जो पहला पार्ट हम लोग को जानना है क्लास 10 फोर्स में। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी फोर्स के बारे में, क्या जानते हैं ऑलरेडी फोर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। तो अब 10th में कहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे फोर्स को, उसको समझते हैं और जानते हैं। ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी जो है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी जब उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है तो दो तरह का मोशन होता है। तो अब आप लोग क्या पढ़ रहे हो ना, मोशन क्यों पढ़ेगे। ठीक है। अब मोशन के साथ साथ आप एक और चीज पढ़ोगे जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक ना। अब पहले देखो मोशंस कितने तरीके के होते हैं। मोशन आपका एक लीनियर मोशन होता है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। किस तरह का मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है या फिर आपका ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो, डायरेक्ट बता देते हैं। इसका मतलब हुआ पहला पार्ट का कि अगर मान लो कि आपने किसी भी एक बॉडी पे, किसी भी एक रिजिड बॉडी पे, रिजिड क्यों, क्योंकि नॉन रिजिड लोगे तो फिर शेप साइज में भी चेंजेस आएगा, तो उसके वजह से मोशन में भी डिफरेंस होगा। ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी लिए, अब रिजिड बॉडी पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया गया कि ये बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, स्ट्रेट पाथ में। कैसे पाथ में, स्ट्रेट पाथ में एक यूनिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका वो। ठीक है। आपके फोर्स अप्लाई करने के वजह से जो मोशन यहां पे आया वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन आ रहा है। किस तरह का मोशन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन आ रहा है। ठीक है, इलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। आप इसको डिफाइन अगर करोगे, डिफाइन कैसे कर सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो, व्हेन व्हेन द मोशन इज along along a straight path in a in a particular particular direction direction due to the force applied, due to the force applied, force applied। ठीक है। ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, इसको आप लोग लिख सकते हो, इसको लिख लो। ठीक है। ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, है ना। किस चीज का डेफिनेशन हुआ आपका, ये रेक्टिलिनियर मोशन बोल लो, ट्रांसलेशनल मोशन बोल लो, है ना। आप इसको अलग अलग नाम से जान, स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका, जैसा कि पहला वाला है आपका लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, कहीं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको लीनियर मोशन का ये डेफिनेशन हुआ, लीनियर मोशन। ठीक है। लीनियर मोशन का ये डेफिनेशन आपका हो गया। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया। अच्छा, इसका एग्जांपल पूछोगे तो नॉर्मल है, इसी क्लास में ना टेबल बेंच जो है ना उसको धक्का देके देख लो किधर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। क्या दो डायरेक्शन होगा इसका, हो सकता है ना, हो सकता है, वो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। वही वही चीज आपको समझाएंगे रोटेशनल। जैसे मान लो एक बेंच है, जैसे ये बेंच है आपका रखा हुआ, तो ये बेंच तो आप अगर मान लो ये इस तरीके का होगा ना, आप इस साइड से धक्का दिए तब तो ये इस डायरेक्शन में सीधा मूव करेगा। ठीक है। चलो आपने इधर से भी धक्का दे दिया तो भी ये इधर तरफ सीधा मूव करेगा, ठीक ना। लेकिन इसका एक मोशन क्रिएट हो सकता है जिसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अगर मान लो इस बॉडी पे मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया और सेम फोर्स इसके अनदर एंड में उल्टे डायरेक्शन में मूव अप्लाई कर दिया, तो ये इसमें क्या रोटेशनल मोशन आ जाएगा। ठीक है। क्लियर क्लियर हो रहा है।
अब यही आप लोग का अगला टॉपिक है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रिजिड बॉडी पे जब कोई फोर्स लगता है तो दो तरह का मोशन ऑब्जर्व किया जाता है। एक है लिनियर मोशन जो बता चुके हैं, अब दूसरा है जो आपको बताने जा रहे हैं वो है रोटेशनल मोशन। क्लियर है ना? कोई डाउट है? डाउट है यहां तक? नहीं ना? चलो, तो यहाँ पे आपको बताते हैं दूसरा टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन के बाद, जिसका नाम है रो रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन, है ना? रोटेशनल मोशन क्या है? तो जब किसी बॉडी पे एक फोर्स लगे और वो फोर्स लगने की वजह से बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, व्हेन व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी रोटेट्स rotates about about its own axis, its own axis axis due to the force due to the force applied applied at suitable point suitable point on the body। ठीक है, ऑन द बॉडी। अब इसमें बहुत सारे टर्म है ना, एक्सिस भी दो तीन तरीके का, दो तरीके का हो सकता है। एक पैरेलल एक्सिस होता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, ये भी हम समझाएंगे, ठीक है, बाद में। पहले जो नॉर्मल आप लोग बेसिक्स जानना है वो सब पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी रोटेट कब करता है? जब, जैसे इसी केस में मैंने आपको बताया, कब रोटेट करेगा? जब इधर एक फोर्स लगे और वही सेम फोर्स अपोजिट एंड पे लगे, तो ये बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। ऐसा नहीं जरूरी कि यहीं पे रोटेट करे, यहां भी फोर्स लगाओगे तो रोटेट कर सकता है, लेकिन फिर तुमको ये वाला फोर्स जो होगा ना वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ ना? एक फोर्स उतना नहीं लगेगा, एक फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसको इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, और इसी को बोलते हैं मोमेंट, इसको बोलते हैं टॉर्क। यहाँ पे जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसके वजह से रोटेशन, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी को बोला जाता है टॉर्क। उसको क्या बोला जाता है? टॉर्क। इस बात को याद रखना, वो अभी हम धीरे धीरे करके इसी चैप्टर में आप लोग को बताएंगे। तो रोटेशनल मोशन क्लियर हुआ। अब जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल बोल सकते हो, जैसे एक फैन है, फैन से अच्छा दरवाजा, डोर, ठीक है, डोर कुछ इस तरीके का नॉब पे फिक्स रहता है, ठीक है ना? इस तरीके को, हाँ, तीन दो पकड़ लो, छोटा डोर ले लो ना, कोई बड़ा डोर नहीं है ना, पतला डोर है भाई, है ना, सस्ता सुविस्ता कमजोर टाइप का, ठीक है, छोटा सा पतला सा दरवाजा है, दो दो नॉब पे फिक्स है। अब नॉर्मल सा बात है ना, इस दरवाजा, अब देखो सुटेबल पॉइंट कहने का क्या मतलब होता है? अगर इस पर्टिकुलर जगह पे तुम परपेंडिकुलरली फोर्स लगा दोगे ना, तो ये दरवाजा बहुत आसानी से रोटेट करेगा। जैसे दरवाजा है ना, ये दरवाजे को, जैसे दीवार है ना, तो ये दीवार को अगर हम इस तरीके से पकड़ के खींचे या फिर इसको धक्का दे और ये दरवाजा होता अगर, तो फिर ये रोटेट होता। समझ में आ रहा ना? ये रोटेट होता। लेकिन क्या कहते हैं, यही फोर्स अगर हम दूसरे किसी पॉइंट पे अप्लाई करें, जैसे मान लो इससे सट के अप्लाई करें, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, ठीक है। और अगर एकदम तुम टेंजेंशियल पहुंच जाओगे उस पे, तो किनारे वाले पे, तो फिर रोटेट नहीं होगा, फिर रोटेट भी नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये भी है सारा, हम लोग फॉर्मूला से इसको समझेंगे किस तरीके से इसको बताया गया है। तो कोई डाउट है यहां तक किसी को? समझ में आ गया? तो दो तरह का मोशन होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, और उन दो मोशंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक को जानते हैं लीनियर ट्रांसलेशनल रेक्टिलिनियर, ठीक है, आप इस तरह से नाम जानते हो। इसको एक मोशन होता है जिसको रोटेशनल मोशन, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि तुम लोग को बताए थे, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल लो, या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लो, जिसको हम लोग टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो टॉर्क का डेफिनेशन आप यही सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ
फोर्स। टर्निंग इफेक्ट मतलब भी समझ में आ गया, ऐसा फोर्स जिसके वजह से रोटेशनल मोशन कॉज हो। ठीक है, रोटेशनल मोशन कॉज हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर आप यहाँ पे अगर मान लो फोर्स लगाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, है ना। अब ये फोर्स के वजह से क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे एक एक्सिस पकड़ लेते हैं, ठीक है, टेंजेंशियली हॉरिजेंटली लगाए, तो एक्सिस अगर तुम इसके परपेंडिकुलर एक्सिस एक पकड़ लो, ठीक है, बॉडी के थ्रू, तो ये बॉडी उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो जैसे ये टैब है, ठीक है, इस टैब को अगर हम फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हॉरिजेंटली, ठीक है ना, लगा रहे हैं, किसके अबाउट में फोर्स लग रहा है, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस में पकड़ सकते हो, जिस पॉइंट को पकड़ रहे हो वहीं से जा रहा है एक्सिस आपका, तो इस ये वाला पॉइंट के अक्रॉस में घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत, इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस बोला जाता है। जैसा कि बताया, एक्सिस भी दो तरीके का होता है, एक होता है पैरेलल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोशन जो हो रहा है ये एक्सिस उसके परपेंडिकुलर बॉडी के जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही मान लो अगर दरवाजा होता, यही मान लो क्या हो जाता, दरवाजा, तो एक साइड से तो लॉक रहता, कोई दिक्कत। अब हम इस पे जो है ना इस साइड से फोर्स लगाते हैं, अब बताओ यहाँ जो एक्सिस है वो क्या है, आ रहा है, बॉडी के पैरेलल जा रहा है, कोई दिक्कत है, यहाँ जो एक्सिस है वो बॉडी का पैरेलल है, और वहां जो एक्सिस था वो क्या था, बॉडी का परपेंडिकुलर। तो एक्सिस भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। और फोर्स हम लोग किस पॉइंट पे लगाते हैं, हर पॉइंट पे नहीं तुमको देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा, कोई दिक्कत, एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है सबको। और इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोला जाता है, जिसको टॉर्क के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, क्या क्या फैक्टर है जो बॉडी को टर्न करने में हेल्प करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या चीज, ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट अब पता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये किस तरह क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, या फिर केजीएफ भी होता है ना, किलोग्राम फोर्स, दोनों ऐसा यूनिट में आ जाता है, ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। 1 kgf इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, हाँ, हाँ, इज इक्वल टू जी न्यूटन होगा, ठीक है। ये केजीएफ किलोग्राम का है, ये जी को इंक्लूड मत करना, ठीक है। ये जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना होता है ये, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9.8, जी का वैल्यू 9.8 न्यूटन, तो 1 kgf इज इक्वल टू कितना न्यूटन हुआ, 9.1 न्यूटन हुआ। ऐसा यूनिट क्या हुआ इसका, क्लियर है। अब देखो, मैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दूसरा द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मतलब जहां पे जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है, ठीक है, और आपका बॉडी किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट मूव करना, मान लो पी के अबाउट, ऐसे टर्न देते, ठीक है ना। ये हो गया डिस्टेंस आपका, यही क्या हो गया, डिस्टेंस बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, इसको आर मान लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, तो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स जो अप्लाई किया गया है, और दूसरा, हाँ, जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया है वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आया है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पे बॉडी को टच कर रहा है ना, वहां पे आपका, वहां से फोर्स का डिस्टेंस, फोर्स का डिस्टेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री लेकर के आप लोग को बोला है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आप अलग अलग फोर्स के वैल्यू से निकाल सकते हो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा एंगल ऑफ, जैसे दरवाजा में अलग अलग पॉइंट पे अगर करोगे तो अलग अलग फोर्स देना पड़ेगा,
समझ में आ रहा है ना। और जरूरी नहीं है कि वहां पे हमेशा वो एक्सिस के 90 डिग्री ही होगा, वहां पे हो सकता है वो क्या हो आपका, हाँ अलग अलग एंगल्स भी हो। तो ऐसा नहीं है तो कि जो ना यहाँ पे हाँ 90 डिग्री पे आपको रिजल्ट सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। क्लियर होता है, कोई दिक्कत है ना। अब समझाते हैं, इसको आगे समझाएंगे अभी, ठीक है कोई दिक्कत। तो टॉर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चले, ठीक है। टॉर्क का मतलब मैथमेटिकली टॉर्क को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो चीज को समझते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, पिवोट ओ है ना, सॉरी 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 हाँ ठीक है, ओपी होगा डिस्टेंस आपका, ठीक है, एक्सिस का परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई दिक्कत, समझ में आया। अभी इसको हम और अच्छे से बताएंगे अभी, ठीक है, इधर क्लियर करेंगे। कोई डाउट है, समझ में आ गया, ठीक है।